नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके साथ ही सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम और गठबंधनों को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। 7 चरणों में होने वाले इन चुनावों की मतगणना आगामी 11 मार्च को होगी और उसी दिन ये साफ हो जाएगा कि राज्य में किस दल या गठबंधन की सरकार बनेगी। वैसे अभी तक सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ऐसा दल है जिसने 403 में से 401 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस बीच रविवार को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों को लेकर तालमेल हो गया। इसके मुताबिक 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी 105 सीटों पर और समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी ने अभी तक अपने 304 उम्मीदवारों का ऐलान किया है और खबर है कि केंद्र सरकार में शामिल अपने सहयोगी अनुप्रिया पटेल के अपना दल के साथ सीटों के तालमेल को लेकर बीजेपी की बातचीत चल रही है। अजीत सिंह के राष्ट्रीय लोकदल ने 140 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं। इस बीच लगभग सभी दलों में आयाराम और गयाराम का सिलसिला जारी है और जिन लोगों को अपने अपने दलों से पार्टी टिकट नहीं मिल पाया है वे या तो दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं या बागी होकर चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। देश देशांतर में आज चर्चा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की इसी सूरत हाल पर। इस चर्चा में मेरे साथ जोड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद पीएल पुनिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आसिम वकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जेएनयू में समाजशास्त्री और दलित चिंतक प्रोफेसर विवेक कुमार और वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। नीरजा जी, शुरुआत आपसे कि उत्तर प्रदेश चुनावों की तस्वीर अब लगभग साफ होती जा रही है। सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है या करने वाले हैं और जो एक गठबंधन हम कह सकते हैं या कहें तो सीटों का तालमेल वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सामने आया है। तो एक तरफ बीएसपी है, बीजेपी है जिसका एक दल के साथ में होना है, वो 40-50 सीटों की बात है, कहा जा रहा है 25-30 तक मामला निपटेगा। तो अब इस सूरत हाल में आप क्या दृश्य देखती हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है कि तिकोना तो क्लियर चीज है ही, पर इस तिकोने में क्या ध्रुवीकरण होगा जैसे जैसे चुनाव का कैंपेन बढ़ता जाएगा। क्या ये भाजपा वर्सेस अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और महागठबंधन या भाजपा वर्सेस बसपा? जब घमासान चल रहा था समाजवादी पार्टी के अंदर तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा वर्सेस बसपा होने वाला है और जो मुस्लिम माइनॉरिटी तबका है वो बहुत फेवरेबली देख रहा है बसपा को, क्योंकि बसपा ही उस स्थिति में थी कि जो चुनौती दे सके भाजपा को, खासकर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहां की अगर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन इफेक्टिव हो जाता है तो 120 सीटों में वो स्वीप हो सकता है। लेकिन अब सिंबल अखिलेश यादव के पास चला गया, 90% पार्टी उसके पास चली गई, कांग्रेस के साथ गठबंधन हो गया है। तो किस नजरिए से मुस्लिम यादव, क्या उनका जो वोट बेस है वो किस तरह से कंसोलिडेट होगा और जो नौजवान तबका है जिसका मैंने अपने आंखों से देखा जब उनका यात्रा हुई थी नवंबर के बिगिनिंग में, किस तरह से नौजवान तबका उमड़ के आया था उनकी तरफ और महिलाएं। तो ये जो उनका वोट बैंक नहीं रहा है समाजवादी पार्टी का, उससे हटकर क्या और भी तबके हैं अक्रॉस कास्ट जो कि इस गठबंधन को देखेंगे, इस पर बहुत चीजें निर्भर करेंगी। प्रोफेसर विवेक कुमार, आप आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की क्या चुनावी सूरत हाल देखते हैं? देखिए, जैसे नीरजा जी ने कहा, ये है कि ये 3 कोण का चुनाव दिख रहा है और 2 राष्ट्र पार्टियां भी उसके अंदर शामिल हैं और 2 राज्य की पार्टी शामिल है, लेकिन ध्रुवीकरण जो है 3 पोल्स पर होगा। लेकिन 7 चरणों में चुनाव है, ये एक बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जो चरणबद्ध तरीके से जब शुरू होता है पश्चिमी से और पूर्वी तक जाता है, तो हर एक एरिया के अंदर, जैसा कि मेरा जो एनालिसिस है, जो मैंने रिसर्च किया, उसके हिसाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर साफ साफ भाजपा और बसपा की लड़ाई हो रही है। पूरब के अंदर जो लड़ाई है वहां पर भी बसपा और भाजपा की लड़ाई है। मध्य के अंदर सपा और भाजपा की लड़ाई है। तो ये 3 आप कॉस्मोस के रूप में देख सकते हैं।
मुद्दे विहीन की तरफ एक तरह से ये इलेक्शन बढ़ रहा। एक ये बहुत बड़ा तबका जो मुद्दे की तरफ तलाश रहा था, वो मुद्दे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, लुहाम ने अब जिसे कहना चाहिए कटिंग अक्रॉस कास्ट और क्लास लाइन, जो लुहाम ने वादे हैं, एक कॉर्पोरेट वर्ड दिखाई पड़ रहा है जो कि ये कह रहा है कि नहीं, अब आप प्रेशर कुकर ले लीजिए और आप मोबाइल ले लीजिए। तो राजनीति, हम लोग बहुत पहले कहा करते थे, डेथ ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा जो है नदारत है इस चुनाव के। मैं आता हूं आपके पास में। पीएल पुनिया साहब, आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ क्या कहें गठबंधन किया है या सीटों का तालमेल किया है, क्योंकि अभी कोई साझा घोषणा पत्र नहीं आया है। ये जो आखिरी वक्त तक एक रस्साकशी चली और जिसको लेकर अनिश्चितता थी, आप एक महीने पहले तक कहते थे हम 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, आज आपने एसपी के साथ में एक छोटे पार्टनर के तौर पर होना स्वीकार कर लिया। क्या मजबूरी थी कांग्रेस पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ में समझौता हुआ है और मुद्दों के ऊपर है। मुख्यतः जो लड़ाई और जो संघर्ष हम कर रहे थे किसानों के लिए, किसानों की जो हालत है, उनका कर्ज माफ होना चाहिए, बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है उसको हाफ होना चाहिए, और समर्थन मूल्य जिसकी भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान में भी अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट वो हम निर्धारित करेंगे। ये हमारे विशेष मुद्दे हैं जो गरीबों के लिए मनरेगा है, फूड सिक्योरिटी है, जिस तरीके से ताक पर रख दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार ने, उनके लिए हम लोग लड़के और सरकार बनाएंगे और इनके हित में काम करेंगे। जहां तक सीटों का बंटवारे का है, सीटें निर्धारित हैं और आपस में तालमेल के साथ में, पूरी तरह से सामंजस्य के साथ में उनका पूरी तरह से निर्धारण किया जा रहा है। इसमें कोई समस्या की बात कतई नहीं है। और जहां तक ये बताया जा रहा है कि मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही सशक्त एक गठबंधन है जो कि अपने में इतना शक्तिशाली है कि सरकार इनकी बननी ही बननी है। चलिए, जगह जगह पर विवेक कुमार जी बता रहे हैं कि पश्चिम में ये होगा और पूर्व में ये होगा। मेरा ये मानना है, ये उनका अपना असेसमेंट हो सकता है, मेरा ये मानना है कि मुख्यतः ये गठबंधन रहेगा। चलिए, अब ये तो 11 मार्च को पुनिया साहब बात करेंगे इस पे कि कौन रहा और कौन उड़ गया। भारतीय जनता पार्टी से सब जगह। जी, आप रहे मेरे साथ, मैं आऊंगा आपके पास में। गोपाल अग्रवाल साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आपकी पार्टी ने 303 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, अभी लगभग 100 उम्मीदवार बाकी हैं। खबरें ये आ रही हैं कि आपकी जो सहयोगी है अपना दल, जिसकी के एक सांसद एनडीए सरकार में मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, उनके साथ आपकी कोई बातचीत चल रही है? क्या उनके साथ कोई गठबंधन होना है या कोई सीटें छोड़ी जाएंगी? क्या सूरत हाल है? उनके साथ तो गठबंधन ऑलरेडी है, उसके साथ तो साथ मिलके हमने एमपी का चुनाव भी लड़ा और ये वाला भी जो प्रदेश का ये चुनाव है, ये अपना दल हमारे घटक दल एनडीए के उसके रूप में ही लड़ा जाएगा, साथ में ही लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी ये कांग्रेस के पुनिया साहब कह रहे थे, उसमें दो डिस्क्रेडिटेड पार्टी जो अपने आप में साथ मिलके एक दूसरे की बैसाखी पे चलना की कोशिश कर रहे हैं, तो वह कोई पॉसिबल नहीं है। प्रदेश की सरकार जानती है, अखिलेश यादव अब जो नाटक किया उसके बाद अब वो चला रहे हैं कि सारे रिवर्स ऑर्डर चल रहे हैं, कि अब वो कह रहे हैं कि मैं तो खिलाड़ी हूँ, खेल खेलता हूँ, फिर वो कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव से जी हमारे नेता हैं, अभी शिवपाल यादव जी को टिकट दे दिया। इवन जिनको अमर सिंह जी के साथ जो इतना बुरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे थे, वो बोले मेरे चाचा है, कभी हम अलग नहीं हो सकते जी। तो यह जो खेल खेल रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस है जिसने कहा कि हम ये जो प्रदेश का बुरा हाल है उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है। जितने एक महीने चले 100 दिन चले, 2.5 कोस वाली बात है, इतने दिन चले और लास्ट में आके
कह रहे हैं उसी के कंधे पे बैसाखी पे ठीक है। चढ़ गए। ये तो आप- यह जो डिस्क्रेडिटेड पार्टी है जी। कांग्रेस के लिए, तो यह हमारे नहीं, लिए नहीं, वो चुनौती कौन है ही। क्रेडिटेड है और कौन प्रदेश- डिस्क्रेडिटेड है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। गोपाल अग्रवाल साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी लोकसभा चुनावों में 337 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर कामयाब रही थी, उसके उम्मीदवार जीते थे। लोकसभा में 80 में से 73 सीटें आपका गठबंधन जीता था। अब कहा यह जा रहा है कि शायद सूरत हाल ये नहीं है, तो आपका मुकाबला किससे है? बीएसपी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप, या कांग्रेस एसपी गठबंधन के खिलाफ लड़ रहे हैं, या दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, मुख्य तरह तो हमारा जो चुनाव है वो अखिलेश से था, लेकिन पिछले एक महीने में जो उन्होंने नाटक किया उससे वो पूरी तरह डिस्क्रेडिटेड हो गए। और फिर कांग्रेस ने जो बैसाखी जो दोनों के आपस में मिली, इससे अपने आप ही उन्होंने डिफीट एक्सेप्ट कर ली। तो अब जो हमारा जो चुनाव है, त्रिकोणीय चुनाव है, यहाँ पे कई कुछ बसपा भी का भी है और सपा का भी है, लेकिन अल्टीमेटली जो पार्टी बदलाव चाहती है, अगर मुख्यतः चुनाव देखना चाहिए तो समाजवादी पार्टी के खराब रूल, उनके जो भ्रष्टाचार, ठीक है। उनका जो लैंड ग्रैबिंग, पूरी तरह से अराजकता का माहौल है, गुंडागर्दी था, और परिवार जो सारा था, उसका जो परिवार का आपस में जो बंटवारे की लड़ाई थी, उसके भ्रष्टाचार के कारण। तो मुख्य हमारा प्रतिद्वंदी जो है वो समाजवादी पार्टी है, और वही उसके साथ हमारा। जी ठीक, मैं आता हूं आपके पास में। आसिम वकार साहब हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आसिम वकार साहब, क्या कहा जाए, उत्तर प्रदेश में अभी कुछ सूरत हाल साफ नहीं दिखाई दे रही। आपका कांग्रेस पार्टी के साथ में ये जो गठबंधन हुआ है, जिसे पुनिया साहब समझौता कह रहे हैं, ये क्या साझा चुनाव लड़ेगा, साझा चुनावी सभाएं होंगी, या कोई घोषणा पत्र भी आएगा, या जैसा कि राज बब्बर साहब ने कल कहा कि चुनाव के बाद में एक नया कार्यक्रम बनाएंगे हम गठबंधन सरकार बनाने के लिए? तो सूरत हाल है क्या, लोगों को साफ नहीं है? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा हमारे मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कल जारी कर दिया। हमारी पार्टी का शुरू से जो एजेंडा है, जो हम 2012 में सरकार में आए थे, तो हमारा एजेंडा उस वक्त भी यह था कि हम विकास की बात कर रहे थे, और हम विनाश करने वालों से होशियारी और होशियार रहने की बात कर रहे थे। हमारा एजेंडा आज भी वही है कि हम विकास की राजनीति करते हैं और हम विकास की बात करते हैं। अभी प्रेशर कुकर की बात आई थी। प्रेशर कुकर के बारे में मुख्यमंत्री जी ने आज एक प्रोग्राम में बहुत साफ तौर से बोला कि जब उन्होंने दौरा किया बुंदेलखंड का, और वहां देखा कि गुर्बत के हालात ये हैं कि लोगों के पास खाने तक को नहीं है, और उन्होंने उस वक्त जब खाने के पैकेट बांटे तो उन्होंने उस वक्त ये एहसास किया कि जिन लोगों के पास बदहाली और गरीबी गुर्बत इतनी है, तो उनके पास खाना बनाने के लिए भी इंतजाम नहीं है, और महिलाओं को कम से कम इस तरह के इंतजाम करके दिए जाएं कि आप देखा होगा केंद्र सरकार एक योजना चला रही है। आसिम साहब, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं आप सिलेंडर बांटो, लेकिन सिलेंडर बांटने के बाद आप चूल्हा नहीं दे रहे हो, आप प्रेशर कुकर नहीं दे रहे हो, तो गरीब आदमी कहां से उस पर खाना बनाएगा? मुख्यमंत्री ने बुनियादी सूरत हाल को देखते हुए मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के साथ आपका साझा, हमारा एजेंडा विकास का है, हम विकास पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आपने जिस पार्टी के साथ समझौता किया है, सीटों का तालमेल किया है, उसके साथ आप मिलकर चुनाव लड़ेंगे या अलग अलग कैंपेन किया जाएगा? नहीं, चुनाव हम मिलकर लड़ रहे हैं। जहां जरूरत होगी साझा कैंपेन की, वहां साझा किया जाएगा, और जहां अलग अलग की जरूरत होगी वहां अलग अलग किया जाएगा। हमने अपनी पार्टी का एजेंडा, हमारा मैनिफेस्टो जारी हो गया है। कांग्रेस पार्टी अगर चाहे तो अपना मैनिफेस्टो बनाकर जारी कर सकती है। हमारा जो गठबंधन हुआ है, वो गठबंधन हमने इसलिए नहीं किया है कि हम सरकार बना नहीं रहे थे या हम इनके गठबंधन से सरकार बना लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कई बार बहुत साफ तौर पर यह बात कही कि इलेक्शन तो समाजवादी पार्टी ही जीत रही है, सरकार समाजवादी पार्टी की ही बन रही है, मुख्यमंत्री भी जनाब अखिलेश यादव जी ही रहेंगे। ये जो गठबंधन हुआ है कांग्रेस से, ये गठबंधन सिर्फ इसलिए किया गया है कि हमने कसम खाई है, हमारा एक उद्देश्य है, हमारा एक मकसद है। हमारा मकासद ये है कि हम उत्तर प्रदेश की सरजमीन से ठीक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता को नेस्तनाबूद कर दें। ठीक, और हम इसमें कामयाब होंगे।
और यही मकासद हमारा, यही लक्ष्य, यही एम 2019 में भी। ठीक है, आप रहे, मैं आता हूं आपके पास में दोबारा। पूरे देश पे लागू करेंगे। जी विवेक जी, मैं आता हूं आपके पास। शीर्ष आदमी ने जो है महागठबंधन तोड़ दिया था बिहार का। जी, मैं बिहार का तोड़ के गठबंधन, और जो है विषयांतर हो रहा है। विवेक जी, मैं आता हूं। पुनिया जी, मेरे पास में 2 रिपोर्ट रखी हुई है आपकी पार्टी की। एक करुणाकरण कमेटी की रिपोर्ट थी, जब आपने 1991 में मुलायम सिंह यादव जी को समर्थन दिया था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये हुई कि 1989 में आप 94 सीट जीत के आए थे, 91 आते आते 46 पे रह गए, और 46 के बाद लगातार ग्राफ गिर रहा है, 28, 33, 25, 22, 28, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। फिर AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसने कहा कि साहब, ये जो बहुजन समाज पार्टी के साथ आपने 96 में चुनाव लड़ा था 100 सीटों पर, तब वो एक घातक फैसला था, और उसके बाद से पार्टी उभर नहीं आई। तो इन दोनों रिपोर्टों को, जो आपकी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं ने तैयार की थी, आपने नजरअंदाज करके एक बार फिर ये जोखिम उठाया है समझौता करने का समाजवादी पार्टी का। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी रह पाएगी इसके बाद? नहीं, क्यों नहीं। जो रिपोर्टों का जिक्र आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन उनको हमने स्वीकार नहीं किया, और जो स्थिति है, परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए CWC पार्लियामेंट्री वर्किंग कमेटी वो निर्णय लेते हैं। हमने बिहार में भी किया था, और बिहार में आज हम सत्ता में हैं, साथ में भागीदारी है, उसमें नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और वहां पर कांग्रेस पार्टी भी भागीदार है, और यहां पर भी हम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो हमारा एजेंडा है उसको पूरा करने के लिए हम सत्ता की जो आवश्यक है। और फिर एक ही विचारधारा के लोग, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर एक होकर सरकार चलाएंगी, और वकाल साहब ने बहुत सही कहा कि जिस प्रकार जो समाज को बांटने वाली शक्तियां हैं, उनको यहां पर असफल नहीं किया जाएगा, तब तक ये प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। और उसके लिए जरूरी था, ये हमने निर्णय लिया, और मुझे पूरी उम्मीद है ये गठबंधन कहिए, समझौते की सरकार के जो भी कहिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों की सरकार बनेगी, वो आम जनता के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए हितकारी साबित होगी, और ये जवाब होगा उन लोगों के लिए जो केवल अमीरों के लिए, उद्योगपतियों के लिए जो काम करते हैं। ठीक है, नीरजा जी, आप कितना सहमत हैं जो पुनिया साहब कह रहे हैं, और क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये एक जुआ खेला है एक बार फिर गठबंधन करने का या चुनावी तालमेल करने का, इससे पार्टी उभर पाएगी? देखिए, ये चुनाव यूपी का माना जाता था कि कांग्रेस के लिए बिल्कुल इसमें स्टेक्स नहीं है, कुछ महीने पहले तक। मुझे लगता है आज कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा स्टेक है, जितना मिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए उतना कांग्रेस पार्टी के लिए यूपी में हो गया है। अब गठबंधन की सरकार, क्योंकि अगर आप देखें नवंबर तक जो फील आ रहा था वो ऐसा था कि ये चुनाव अखिलेश यादव का है। लोग कहते थे कि भैया ने बहुत अच्छे काम किए हैं, पर ये झगड़ा हो रहा है, ये सब चीजें, और हम उनको चांस देना चाहते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि, और कई लोग उस समय बात कर रहे थे कि हम मोदी चाहते हैं दिल्ली में और अखिलेश चाहते हैं लखनऊ में। अब मुझे मालूम नहीं आज की स्थिति घमासान के बाद क्या है, वो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर एक मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, उसके साथ पूरी पार्टी आ जाती है, उसके साथ कांग्रेस चली जाती है गठबंधन में, माइनॉरिटीज को एक सिग्नल जाता है कि ऑल्टरनेटिव विकल्प भाजपा का ये हो सकते हैं, तो और कांग्रेस को 105 सीटें मिल जाती हैं। अगर मान लीजिए अखिलेश यादव के गठबंधन ने सरकार बना ली और उसमें कांग्रेस का एक की एक भूमिका होने वाली है पावर में, यूपी में कितने सालों के बाद वो आएंगे। मान लीजिए कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पंजाब में सरकार बना लेती है, उसके भी चांसेस तो है ही। मान लीजिए उत्तराखंड में रिटेन करती है, तो फिर कांग्रेस तो बिजनेस में आ जाएगी वापस, और 2019 के लिए खेल बहुत अलग हो सकता है। प्रोफेसर विवेक कुमार साहब, दलित राजनीति की अगर बात करें उत्तर प्रदेश में, ये कहा जा रहा था कि मायावती
साथ में अपने बलबूते पर आई, पहली बार उन्होंने सरकार बनाई, बहुमत मिला। 2012 में वो हट गई। 225 सीटें जहां उन्होंने जीती थी वहीं वो 80 पे सिमट करके रह गई। अब की बार उन्होंने एक नया प्रयोग फिर ये किया है कि लगभग 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसे में जो बीएसपी का वोट कहा जाता है कि बीजेपी और एनडीए अलायंस को चला गया था, वो इन चुनावों में इंटैक्ट रह पाएगा और उनकी सफलता के क्या चांसेस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये तो एक छद्म है कि जो बीएसपी का वोट, दलित वोट था, वो चला गया। ये 19% वोट है किसका फिर? भाई आप कह रहे हैं सवर्ण ने वोट दिया बीजेपी को, आप ये कह रहे हैं बैकवर्ड क्लासेस ने भी बीजेपी को दिया, दलितों ने भी दिया, तो फिर ये 19% आया कैसे? तो ये मुझे लगता है ये छद्म है और ये मिथ्या प्रचार है कि लेकिन 25% था, 26% था, 26% में से 19 रह गया। हाँ, तो 19 जो कोर वोट है वो तो है ही, दलित मुस्लिम वहां पर था ही। लेकिन मुझे लगता है कि जो पॉजिटिव थिंग जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर का अपना एक रिकॉर्ड है, और मायावती क्योंकि उसकी मुखिया है, और ये विशेषकर जब चैनलों में आप देख रहे हैं एनालिसिस आ रही है, तो उनको सबसे ज्यादा परसेंटेज इस बात के लिए मिल रहा है वोट कि वो सबसे चाक चौबंद एडमिनिस्ट्रेशन देने वाली महिला है। तो वो मुख्यमंत्री के लड़ाई में, और ये व्यक्तित्वों की लड़ाई है। एक तरफ सेंटर व्यक्तित्व डालना चाह रही है मोदी जी का, दूसरी तरफ आप व्यक्तित्व डाल रहे हैं अखिलेश का, और तीसरी तरफ जो है व्यक्तित्व है मायावती का। तो एक तपाया व्यक्तित्व वहां पर मौजूद है। सबसे पहले 403 उन्होंने जो लिस्ट जारी की, और सामाजिक समीकरण के साथ बैकवर्ड क्लासेस के 116 लोगों को लोग दरकिनार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सामाजिक समीकरण है, चाहे वो दलित समाज का, माइनॉरिटी समाज का हो, और तीसरी तरफ बैकवर्ड क्लासेस और सवर्ण समाज का, तो एक सामाजिक समीकरण जो 403 की सबसे पहले लिस्ट, और एक जिसे कहना चाहिए स्ट्रॉन्ग मैसेज। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के अगर संगठनात्मक ढांचे और विचारधारा के रूप में देखा जाए तो वो पार्टी सबसे आगे है। ये बात दूसरी है कि वो टेलीविजन की परसेप्शन डिबेट में हारती दिखाई पड़ती है, और जैसा कि बड़ नेचुरल है कि दलित समाजों के साथ होता है कि उनके बोलने वाले लोग नहीं हैं, उनके वक्ता नहीं हैं, उनके बहुत अच्छे जिसे कहना चाहिए प्रवक्ता नहीं है, वो परसेप्शन डिबेट हार रही है। लेकिन कांग्रेस के जो गठबंधन की बात है, मुझे 1996 फिर से याद आ रहा है, क्या सपा का वोट क्या ट्रांसफरेबल है कांग्रेस को? ये एक बहुत बड़ा जिसे कहना ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। गोपाल अग्रवाल साहब, आपकी पार्टी का अभी कोई उम्मीदवार तय नहीं है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। काफी ये कहा जा रहा है कि इनफाइटिंग भी बीजेपी में बहुत चल रही है, और अभी ये भी साफ नहीं है कि कौन वहां जो है चेहरे होंगे चुनाव स्टार कैंपेनर। इस सब के बीच आपको लगता है कि आप 2014 वाली स्थिति बरकरार रख पाएंगे? क्योंकि वो तो बरकरार तो रखना बहुत बड़ी बात होगी, उसके आसपास भी अगर आप आते हैं तो आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमने स्पष्ट करा है कि हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कई चेहरे हैं, और कलेक्टिव लीडरशिप पे पूरी तरह से हम विश्वास रखते हैं, और यह बात यह है कि उनकी जॉइंट कैंपेन रहेगी, और जो हमारे स्टार प्रचारक भी घोषित हो गए, और जो मेन जो असली बात है कि उसके बाद एमएलए खुद चुनेंगे, ये स्पष्ट रूप से कहा है। दूसरी बात क्या है कि जो इतनी बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ पूरे देश में वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है, तो कुछ तो लोगों में एक, और सबसे ज्यादा भाग आज की डेट में टिकट की डिमांड किसकी है? हमारी पार्टी की है। तो एक एक जगह में इतने लोग इसलिए आते हैं, उसके बाद पार्टियों से आए हुए लोगों को आप टिकट दे रहे हैं। पूरी तरह से होता है। यही तो डेमोक्रेटिक वैल्यू है कि जो वैल्यू है कि डेमोक्रेसी में सब लोगों को चांस है। उसके बाद मंथन के बाद हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके डिक्लेयर करने के बाद अगर उसके बाद किसी तरह का जो विद्रोह होता है तो उसके लिए स्ट्रांग स्टेप लेंगे। डिसिप्लिनरी पार्टी है, उस तरह से लिया जाएगा। तो यह एक शॉर्ट टर्म मेजर है। उसके बाद हमारी पूरी तरह से स्पष्ट है। दूसरी बात क्या है कि जो आइडियोलॉजी, गोपाल जी मेरे पास समय की कमी है, कह रहे हैं कि हम सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखेंगे। बस एक मिनट की सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखेंगे, और सबसे ज्यादा मुस्लिम वोट बैंक के लिए तीनों लड़ रहे हैं।
तो आप सांप्रदायिकता के नाम पे दूर और आप रखने एक के भी नाम टिकट पे नहीं दे रहे हैं अभी सांप्रदायिकता तो फैला रहे हैं, जी। ध्रुवीकरण कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल अग्रवाल साहब, पीएल पुनिया साहब, आसिफ वकार साहब, प्रोफेसर विवेक कुमार और नीरजा जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। बहरहाल अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनावी बिगुल बजा है वो लगभग 1-1.5 महीने जारी रहेगा और फिर 11 मार्च को नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। देश देशांतर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।